Dear students, I am Israr ul Haq, lecturer English, teaching class 12th. We have completed discussion of the topic, explanation of the topic, Dr. C.V. Raman, the celebrated genius. And now come to the notes section, exercises, discussion 1. Answer the following questions briefly. We have first question. Why was the voyage C.V. Raman undertook in 1921 important in his life? वो सफ़र, voyage मतलब समुद्री सफ़र, पहले तो समंदर से ही ज़्यादा सफ़र होता था, फ़्लाइट्स नहीं थीं, जहाज़ इतने नहीं थे और बहुत ही महंगा था, अगर था भी तो ज़्यादातर जो आम इंसानों के लिए जो सफ़र है इट वाज थ्रू सी रूट्स, तो हज भी ज़्यादातर सी रूट से ही होता था, शिप्स में। तो 1921 में वो इंग्लैंड के लिए चले गए थे। तो वो यही कहा जा रहा है कि वो सफ़र उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों न था, क्योंकि इसी सफ़र के दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जो जिसने उनके लिए बाद में नोबेल प्राइज़ लाया। तो लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The voyage to Europe in 1921 put a question before C.V. Raman. तो उसी सफ़र के दौरान उनके सामने एक सवाल आया। On his way he was excited to see the waters of the Mediterranean Sea producing a dark blue shade. तो उन्होंने देखा जब वो मेडिटेरेनियन सी से जा रहे थे, जिसे हम बहरे रोम कहते हैं, तो उसमें से गुज़रते हुए जब जहाज़ जा रहा था, उन्होंने देखा कि इंडियन ओशन के बरक्स जो मेडिटेरेनियन का पानी है समंदर का, वो डार्क ब्लू शेड कलर दिखा रहा है। इट वॉज दिस क्वेश्चन, और यही वो सवाल था, दैट C.V. रमन स्टार्टेड रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च शुरू की कि लाइट का क्या बिहेवियर रहता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, चाहे वो लिक्विड हों या सॉलिड हों या गैसियस हों। तो लाइट क्या चेंज होते हैं लाइट में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के से गुजरते वक्त, यही उनका research, a behavior of light across transparent objects, and which finally won him the prestigious Nobel Prize. तो इसी चीज़ ने उनको नोबेल प्राइज़ दिलाया, making the voyage of 1921 an important event in C.V. Raman's life. तो डेफिनेटली यही वो सफ़र था जहाँ पर उन्होंने रिसर्च शुरू किया, एक सवाल मिला, उस पर उन्होंने रिसर्च किया और उसी ने उनको नोबेल प्राइज़ दिया। उनको ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए एक रेस्पेक्ट आया कि यहाँ के लोग भी कुछ जानते हैं, कुछ कर सकते हैं, तालीम और इल्म सिर्फ यूरोप की जागीर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, we have Raman was just an average student at school and college. तो पढ़ाई के दौरान वो एक C.V. रमन एक एवरेज स्टूडेंट थे, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। इज़ दिस ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है? गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। जैसा कुछ आपने पढ़ा उससे आपको क्या लगा? तो जो कुछ बच्चों आपको मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, उससे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जिन्होंने ओनली एट द एज ऑफ 11 he passed his secondary and then at the age of 50 he was a graduate। तो इससे तो नहीं लगता कि वो किसी तरह भी तालीम में पीछे थे, और फिर उनको इसलिए आला तालीम के लिए नहीं जाने दिया गया था क्योंकि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी और ब्रिटिश डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि ब्रिटिश का जो क्लाइमेट है इंग्लैंड का वो हार्श है, तो दैट ही विल नॉट बेयर दैट हार्श क्लाइमेट। तो इस वजह से उनको नहीं जाने दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में रहते हुए भी इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स दिखाई, और फिज़िक्स जो एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने दुनिया को दिखा दिया। तो वो नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं हो सकते हैं। नाउ सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नो, C.V. रमन वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट। नहीं, वो एवरेज स्टूडेंट नहीं थे। ही वॉज हाउएवर ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो तो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एट द एज ऑफ 11 एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। तो कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज जहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिलता था, तो वहाँ से उन्होंने 15 एट द एज ऑफ 15 उन्होंने ग्रेजुएशन की। ही वांटेड टू गो अब्रॉड, वो बाहर जाना चाहते थे फॉर हायर स्टडीज़, बट वॉज डिसक्वालीफाइड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स सेहत की वजह से उनको नहीं जाने दिया गया।
yet he didn't give up his pursuit of knowledge. फिर भी उन्होंने इल्म हासिल करने की जो उनकी चाह थी उससे वो पीछे नहीं हटे, एंड फाइनली स्कोर्ड नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स. तो हमने देखा कि 1930s में उनको फिर नोबल प्राइज़ भी मिला. तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. ही वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव why could Raman not pursue higher studies abroad even though he was very keen to do so? अगरचे सी वी रमन को बहुत चाहत थी कि वो यूरोप जाकर आला तालीम करें, लेकिन फिर उनको क्यों वैसा नहीं कर पाए? तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सेहत की बुनियादों पर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उस वक़्त इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता था. सी वी रमन वॉज कीन टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्राम द प्रेसिडेंसी कॉलेज, बट ही वॉज डिस्क्वालीफाइड बाय द ब्रिटिश डॉक्टर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स. तो उनको मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से, सेहत की वजह से उनसे ये कहा गया, सेइंग दैट ही वुड नॉट बी एबल टू टॉलरेट द हार्श क्लाइमेट ऑफ ब्रिटेन. उनसे कहा गया कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है और आप ब्रिटेन का जो हार्श क्लाइमेट है उसको आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, इसलिए आपको नहीं जाना है. तो असल वजह ये नहीं थी. तक कोशिश होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो आला तालीम हासिल ना कर सकें और हमेशा थर्ड ग्रेड में इनके नौकर बने रहें यहाँ पर भारत में ही, क्योंकि उन्हें पता था कि उस वक़्त इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी इंग्लैंड में ही होता था, इसीलिए कि ताकि भारतीय लोग ऐसा ना कर सकें, कोई अच्छी डिग्री करके ना आ सकें और ऑफिसर रैंक्स तक ना पहुंच सकें. तो ये कोशिश थी उस वक्त ब्रिटिश की. तो ये उनका यही सिस्टम था, क्या कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जांपल टू शो द Raman's interest in science didn't lessen even when he started working as an accountant general. तो एग्जाम्पल भी देना है और ये बताना है कि अगरचे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट पर काम कर रहे थे, ये एक ऐसा काम है जिसका साइंस से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस में अपना रिसर्च नहीं छोड़ा और अपना इंटरेस्ट वो कायम रखा उन्होंने. तो आंसर हम देखते हैं क्या लिखा है हमने आपके लिए. In spite of working as Assistant Accountant General, C.V. Raman's interest in science continued with full vigor. बिल्कुल पूरी आबोताब से वो साइंस में इंटरेस्ट रखा उन्होंने. As he spent most of his spare time, उनके पास जो भी वक्त बचता था मॉर्निंग्स में और इवनिंग्स में, in the mornings and evenings in the laboratory of the Indian Association for Cultivation of Science. तो ये एक इदारा था जहाँ पर एक लेबॉर्ट्री थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस की लेबॉर्ट्री में वो मॉर्निंग इवनिंग में काम करने ज़रूर जाते थे और कभी भी अपना इंटरेस्ट उन्होंने कम नहीं किया. ही आल्सो रिज़ाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन साइंटिफिक स्टडी. तो यही बात है, 10 साल तक काम करने के बाद, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के बाद, एक बहुत बड़े ओहदे पर थे वो, फिर उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उनको साइंस पढ़नी थी. तो उन्होंने साइंस स्टडी की वजह से छोड़ दिया और फिर प्रोफेसर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में और अपनी कोशिश जारी रखी. हालांकि उनको कम तनख्वाह मिलती थी एज ए प्रोफेसर तो अकाउंटेंट जनरल से, लेकिन फिर भी उन्होंने यही बेहतर समझा क्योंकि वो चाहते थे कि वो साइंस में अपनी स्टडीज़ को जारी रखें, अपने इंटरेस्ट को जारी रखें. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप टुडेज लेक्चर. आई विल आल्सो सेंड यू द नोट्स ऑफ these questions through WhatsApp. I hope it will benefit you.